नमस्कार, मैं शारदा चौधरी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज अपना चर्चा का विषय साम्यवाद का विघटन, साम्यवाद का अवसान, साम्यवाद का पतन। एक समय ऐसा था जब विश्व राजनीति में या विश्व पटल पर साम्यवाद जो विचारधारा है या साम्यवादी शासन व्यवस्था है वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ या विश्व राजनीति में कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बदली कि साम्यवाद का विघटन हो गया, पतन हो गया। इसके ऊपर अपन आप चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि मार्क्स के विचारों में अपन ने साम्यवादी विचारधारा पढ़ी। साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले मार्क्स ने दिया। स्पष्ट रूप से, क्रमिक रूप से किस प्रकार साम्यवाद की स्थापना होगी, मार्क्स ने अपने विचारों के माध्यम से बताया था कि पूंजीवाद की समाप्ति के बाद साम्यवाद की स्थापना होगी और उसमें वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। रूस में 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई जिसका नेता लेनिन था, लेनिन के नेतृत्व में रूस में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई विश्व में। उसके बाद अपन देखते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। दूसरा जो विश्व युद्ध था ये दो गुटों के बीच में था। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जो प्रमुख राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली, ये सैनिक शासन, निरंकुश जो शासन व्यवस्थाएं थी वो राष्ट्र थे। और एक तरफ जो सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, ये राष्ट्र थे जहाँ निर्वाचित सरकारें प्रचलन में थी। तो दोनों दो गुट जो थे धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में लड़ा गया। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक ही गुट में थे। मित्र राष्ट्र की तरफ से वो लड़ रहे थे दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विचारधारा के आधार पर इन दोनों राष्ट्रों के मध्य एक तरीके से संघर्ष जिसको अपन कह सकते हैं, द्वंद्व जिसको कह सकते हैं, वो शुरू हो गया। और जो अपन ने शीत युद्ध में पढ़ा था, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यहाँ पर 1945 के बाद सोवियत संघ का प्रमुख उद्देश्य यही रहा कि विश्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। और अमेरिका का ये उद्देश्य रहा कि उस साम्यवादी विचारधारा का परिरोधन, उसको कैसे सिमेटा जाए या उसका किस प्रकार उसको नष्ट किया जाए। उसकी जो उदार लोकतांत्रिक, उदार पूंजीवादी व्यवस्था है उसका वर्चस्व स्थापित किया जाए। तो विचारधारा के आधार पर इनमें संघर्ष की शुरुआत हुई। अब साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए सोवियत संघ ने कौन कौन से तरीके अपनाए और उसने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। अमेरिका जो था पूंजीवादी गुट था, उसमें ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो थे। और सोवियत संघ का जो गुट था साम्यवादी गुट, उसमें पूर्वी यूरोप के देश थे वो थे। पूर्वी यूरोप में जैसे पूर्वी जर्मनी है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया आदि कई ऐसे देश थे जो साम्यवादी गुट में थे। अब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की जैसे ही समाप्ति हुई दोनों राष्ट्रों के मध्य, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि विश्व शांति स्थापित की जाएगी, राष्ट्रों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। तो सोवियत संघ ने अपने गुट का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोलैंड में देखिए क्या हुआ। जनवरी 1947 में आम चुनाव हुए और वहाँ पर साम्यवादी दल विजयी हुआ उन चुनावों में। तो वहाँ साम्यवादी दल की सरकार बन जाती है। अब साम्यवादी दल की सरकार यदि वहाँ पर बनी है तो वो निश्चित ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होगा। वहाँ की जो सरकार थी साम्यवादी सरकार, उसने विदेश व्यापार और विदेश नीति के मामले में, दो जो ये प्रमुख बिंदु होते हैं किसी भी राष्ट्र की नीति के, विदेश व्यापार और विदेश नीति, इसके मामले में उसने सोवियत संघ की अधीनता स्वीकार कर ली। तो पोलैंड में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं रोमानिया में भी मार्च 1945 में साम्यवादी सरकार का निर्माण हो गया। बुल्गारिया है, यहाँ पर भी नवंबर 1945 में आम चुनाव हुए और 1946 में बुल्गारिया का एक नया साम्यवादी शासन स्थापित किया गया। और उस साम्यवादी शासन के अकॉर्डिंग दोबारा से वहाँ पर चुनाव होते हैं और उन चुनावों में साम्यवादी दल ही विजयी रहता है, क्योंकि बाकी
के जो अन्य दल थे उनको एक तरीके से आतंकित रखा गया और चुनाव से दूर रखा गया। प्रमुख जो लोग थे उन्होंने ही चुनाव में भाग लिया। फिर अपन देखते हैं हंगरी में भी 1947 में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई और ये भी सोवियत गुट में शामिल हो गया। यूगोस्लाविया में भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ की जो साम्यवादी सरकार थी उसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें सोवियत संघ की जो लाल सेनाएं थी जो विश्व में विभिन्न देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना करवा रही थी, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी सोवियत संघ की इसमें भूमिका नहीं थी, बल्कि वहाँ का जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ वहाँ की जनता ने ही विद्रोह खड़ा किया था और साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। चेकोस्लोवाकिया ने भी 1947 में सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि करके सोवियत गुट में शामिल हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं जनवरी 1946 में अल्बानिया में और पूर्वी जर्मनी जो बांट दिए गए थे, जो जर्मनी एक था, दो हिस्से उसके, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी को अमेरिकी गुट में शामिल कर लिया गया और पूर्वी जर्मनी इसमें साम्यवादी गुट में शामिल हो गया। वहाँ पर भी सोवियत प्रणाली का जो संविधान था वो लागू कर दिया गया। यानी इस प्रकार पूर्वी यूरोप में ज़्यादातर जो देश थे वहाँ पर साम्यवादी गुट का प्रचार करने के लिए, साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए सोवियत संघ ने ये तरीका अपनाया कि विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना करवाई जाए और ये सिद्ध किया जाए कि साम्यवादी शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तो एक तरीका ये अपनाया। उसके बाद क्योंकि अमेरिका का जो गुट था, अमेरिकी गुट ने एक स्थापना की थी सैनिक संगठन की, नाटो जिसका नाम था। नाटो की स्थापना का उद्देश्य यही था कि अमेरिकी गुट के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सामूहिक सुरक्षा से कार्य करेंगे और इसी की तर्ज पर या इसी का विरोध करने के लिए या इसी का सामना करने के लिए सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने भी एक वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। वार्सा संधि संगठन जिसको बोलते हैं, पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन भी कहते हैं। 14 मई 1955 की ये बात है। वार्सा में ये देश एकत्रित हुए, मिले वहाँ पर सोवियत रूस, सोवियत संघ जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा पूर्वी यूरोप के जो 7 राष्ट्र थे, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, इन्होंने एक 20 वर्षीय मैत्री संधि की। एक तरीके से एक संगठन का इन्होंने निर्माण किया था और ये संगठन जो था वो सैनिक संगठन था। यानी इसकी एक अपनी एक निश्चित सेना होगी और उस सेना के पास इतने हथियार होंगे, ये भी इस संधि में तय हुआ था। मुख्य व्यवस्था जो इस संधि की गई थी वो ये थी कि यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। यानी नाटो की तरह ही जो वार्सा संगठन है वो भी सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के आधार पर कार्य करेगा, एक सबके लिए और सब एक के लिए। यदि वार्सा जो संगठन है उसके किसी भी सदस्य राष्ट्र पर हमला होता है तो सब राष्ट्रों के ऊपर वो क्या माना जाएगा, हमला माना जाएगा। इसमें एक प्रमुख बात एक और भी थी, ये थी कि जो संधिकर्ता राष्ट्र थे, जो ये सोवियत गुट के जो सदस्य राष्ट्र थे, इनमें पारस्परिक संबंधों में किसी प्रकार का वो शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और यदि इनके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद है, सीमा विवाद को लेकर, उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने नाटो का सामना करने के लिए और पूंजीवादी गुट का सामना करने के लिए, साम्यवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। इसी तरीके से साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए सोवियत संघ ने एक और तरीका अपनाया, कोमिनफॉर्म, कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी एक साम्यवादी सूचना कार्यालय। ये 1947 में सोवियत राष्ट्र वार्सा में मिले और इन्होंने बेलग्रेड में एक ऐसा केंद्र खोलने का निश्चय किया। और ये जो केंद्र था, साम्यवादी सूचना कार्यालय था, ये क्या करेगा, साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित करेगा और विश्व स्तर पर ये देखेगा कि साम्यवादी जो नीतियां हैं, साम्यवादी शासन प्रणाली के जो सिद्धांत है वो किन किन देशों में प्रचलन में है या नहीं है, और जहाँ जहाँ साम्यवादी सरकारें हैं वहाँ पर इसका प्रचलन है या नहीं। तो यानी साम्यवादी गुट का प्रचार, साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए सोवियत संघ ने ये तरीके अपनाए। अब अपन आगे का जो लेक्चर होगा उसमें ये देखेंगे कि साम्यवादी जो ये जहाँ जहाँ जिन जिन पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन था उनमें किस तरीके से धीरे धीरे वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया और वहाँ पर साम्यवादी शासन का पतन हुआ। धन्यवाद।